बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल तोमर क्लासेस में और मैं हूं आपका दोस्त अनुज तोमर। तो जैसे कि यूपीटेट 2021 आने वाला है, जुलाई अगस्त में इसके होने की संभावनाएं हैं। तो उसी के चलते जो यूपीटेट का सिलेबस है उसी से हमारा दूसरा टॉपिक है विराम चिन्ह। आज उसी टॉपिक को हम आपके साथ यहाँ पर कवर करने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। विराम दोस्तों, पहले हमें जानना है आखिर विराम क्या होता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वक्ता अपने भावों व विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकता है, इसे ही विराम कहते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो हम भी सांस लेने के लिए बीच में रुकते हैं, तो वो क्या होता है? विराम। इस प्रकार की रुकावट या विराम सांस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। ये सिर्फ सांस लेने के लिए ही नहीं रुकते हम, ये हमें अपने अर्थ की स्पष्टता के लिए भी हमें कहीं कुछ जगह पर रुकना होता है। आगे समझते हैं कि अर्थ की स्पष्टता कैसे होती है विराम चिन्हों के माध्यम से। अब है विराम चिन्ह। लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, जब हम बोलते हैं तो रुकते हैं, वो एक भाषा हो गई, पर जब हम उसको लिखेंगे तो वहाँ पे कैसे प्रदर्शित करें कि हम यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके। तो जिन चिन्हों के द्वारा हम उन विराम को प्रदर्शित करते हैं वो क्या होते हैं? विराम चिन्ह। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ से आपको विराम चिन्हों कैसे अर्थ में विभिन्नता करते हैं या अर्थ स्पष्ट करते हैं उसका भी आपको पता चल जाएगा। उसे रोको मत जाने दो, इसका अर्थ है उसे रोको मत जाने दो, उसको हम रोक नहीं रहे हैं। और दूसरी लाइन पढ़ते हैं, उसे रोको मत जाने दो। दूसरी लाइन में हमारा जो अल्प विराम है वो रोको के बाद हो गया, तो यहाँ पर दूसरी लाइन का अर्थ हुआ उसे रोको जाने मत दो। दोनों का अर्थ एकदम विपरीत हो गया एक दूसरे के, और ये सिर्फ हुआ किसके कारण? हमारे विराम चिन्ह के कारण। तो इससे स्पष्ट है कि विराम चिन्ह का उद्देश्य केवल बीच में रुकना नहीं है बल्कि अर्थ को स्पष्ट करना भी है। आइए दोस्तों, विराम चिन्हों के प्रकार के बारे में जानते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इनके अनुसार 20 है। उनमें से कुछ जो प्रमुख चिन्ह हैं उनके बारे में हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है। इसमें नंबर 1 पर है पूर्ण विराम चिन्ह। इसको साइन ऑफ फुल स्टॉप कहते हैं। यही एकमात्र चिन्ह है जो इंग्लिश के जो साइन है या जो इंग्लिश की भाषा के जो चिन्ह हैं उनसे हिंदी भाषा का एकमात्र जो चिन्ह है अलग है, वो है पूर्ण विराम चिन्ह। इसलिए कामता प्रसाद गुरु जो चिन्ह हैं हिंदी भाषा के उनको इंग्लिश से भी आए हुए मानते हैं। तो पूर्ण विराम चिन्ह एक खड़ी पाई होती है और इंग्लिश में क्या होता है? एक पॉइंट होता है, फुल स्टॉप। दूसरे नंबर पर है अर्ध विराम चिन्ह, साइन ऑफ सेमी कोलन। ये बिल्कुल इंग्लिश वाला ही है, सेम। नंबर 3 पर अल्प विराम चिन्ह, कोमा। नंबर 4 पर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको हम इससे इनके चिन्ह भी आप सामने देख सकते हैं कि किन चिन्हों के माध्यम से हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नंबर 6 उद्धरण चिन्ह, साइन ऑफ इन्वर्टेड कोमास। नंबर 7 निर्देशक या रेखिका चिन्ह, साइन ऑफ डैश विवरण चिन्ह। साइन ऑफ कॉलन अपूर्ण विराम चिन्ह, साइन ऑफ कॉलन। नंबर 10 योजक विराम चिन्ह, साइन ऑफ हाइफन। नंबर 11 कोष्ठक या ब्रैकेट्स। नंबर 12 लाघव चिन्ह या साइन ऑफ एब्रिविएशन। नंबर 13 लोभ चिन्ह, साइन ऑफ एलिमिनेशन। नंबर 14 प्रतिशत चिन्ह, साइन ऑफ परसेंटेज। नंबर 15 समानता सूचक चिन्ह, साइन ऑफ इक्वालिटी। नंबर 16 तारक चिन्ह या पाद टिप्पणी चिन्ह, साइन ऑफ फुट नोट। नंबर 17 त्रुटि चिन्ह, साइन ऑफ एरर या इंडिकेटर। आइए इन चिन्हों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1 है पूर्ण विराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना। पूर्ण का मतलब आप समझते ही हैं, विराम का मतलब है ठहरना। तो भली भांति ठहरना, जहाँ पर हम
अन्य चिन्हों की अपेक्षा ज़्यादा समय तक ठहरते हैं वो कौन सा चिन्ह होता है? पूर्ण विराम चिन्ह। सामान्यतः पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। अब देखते हैं किन किन स्थितियों में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ए, सबसे पहला है प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर से सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। देखिए, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक वाक्य जो होते हैं उनका अपना एक चिन्ह है, तो उनको छोड़कर अन्य सभी जो भी वाक्य होंगे वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा उनके अंत में। अब बी, किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे गोरा बदन, स्फूर्ति में काया। सी, प्राचीन भाषा के पदों में अर्धाली के पश्चात पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो यहाँ पर जो अर्धाली है, इसकी जो ये पद है हमारे सामने, इसके बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का, अर्धाली पर होता है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम। पिछला हमारा था पूर्ण विराम और ये है आधा विराम। जब पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। इसमें हम पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकते हैं, और एक होता है अल्प विराम, अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? अर्धविराम का प्रयोग होता है। सामान्यतः अर्धविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। आइए जानते हैं किन किन स्थितियों में अर्धविराम का उपयोग होता है। ए है, जहाँ संयुक्त वाक्यों के मुख्य उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं होता, वहाँ अर्धविराम द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। जैसे उसने अपने माल को बचाने के लिए अनेक उपाय किए परंतु वे सब निष्फल हुए। यहाँ पर इन दो वाक्यों को अलग करने के लिए किसका उपयोग हुआ? अर्धविराम का। बी है, मिश्र वाक्यों में प्रधान वाक्य के साथ पार्थक्य प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर मिश्र वाक्य होता है वहाँ पर जो प्रधान वाक्य है उससे पार्थक्य प्रकट करने के लिए कि ये प्रधान वाक्य से अलग है, जो उपवाक्य है वो प्रधान वाक्य से अलग है, ये प्रकट करने के लिए उसमें अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूँगा। तो यहाँ पर प्रधान वाक्य के बाद क्या हुआ? एक अर्धविराम का प्रयोग हुआ। सी है, अनेक उपाधियों को एक साथ लिखने में उनमें पार्थक्य प्रकट करने के लिए। जब हम एक ही व्यक्ति की कई सारी उपाधियां हो जाती हैं, उनको एक साथ लिखते हैं, तो उन उपाधियों के बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये। वहाँ पर आपको कोमा या अल्पविराम दिया जा सकता है और आपको करेक्शन के लिए हो सकता है कि इसमें या ऑप्शंस हो सकते हैं कि कौन सा सही है। तो जहाँ पर भी जो डिग्रियाँ हैं या उपाधियाँ हैं उनके बीच में कौन सा चिन्ह आना है? अर्धविराम चिन्ह। नेक्स्ट है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम का अर्थ है न्यून ठहराव। वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहराव होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसमें जो होता है पूर्ण विराम और अर्धविराम दोनों से कम ठहराव होता है। जहाँ पर बहुत कम ठहराव होता है वहाँ पे क्या करेंगे? हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किन किन स्थितियों में होता है वो जानते हैं। यहाँ भावातिरेक के कारण शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, कोई गा रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ऐसी स्थिति में क्या होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा। अब है बी, जहाँ एक तरह के कई शब्द, वाक्यांश या वाक्य एक साथ आते हैं। एक तरह के कई शब्द हों, वाक्यांश हो या वाक्य हों, वो जब एक साथ आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? अल्प विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। रमेश, सुरेश, महेश और वीरेंद्र घूमने गए, तो जो एक साथ आए हैं उन पर क्या हुआ? अल्प विराम का प्रयोग होता है वहाँ पर। अब सी है, संबोधन के समय जिसे संबोधित किया जाता है, जैसे वीरेंद्र तुम यही ठहरो। जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसके नाम के पश्चात क्या आता है? अल्प विराम। नेक्स्ट डी,
जब हाँ अथवा नहीं को शेष वाक्य से पृथक किया जाता है, जैसे हाँ मैं कविता करूँगा। ठीक है, हाँ या नहीं को शेष वाक्य से पृथक करने में भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। अब ई, पर, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथापि, जिससे आदि के पूर्व अल्पविराम का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। वह विद्यालय न जा सका क्योंकि अस्वस्थ था। तो जो ऐसे शब्द होते हैं पर, परंतु, इसलिए, अतः, क्योंकि, बल्कि, तथापि वगैरह, जब ये वाक्य के बीच में आते हैं तो उसको वहाँ पर इनसे पूर्व क्या होता है, एक अल्पविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, उदाहरण से पूर्व अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे राम ने श्याम से कहा अपना काम करो। इसका ज़्यादातर प्रयोग आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखते हैं, तो वहाँ पर उदाहरण से पूर्व क्या होता है, अल्पविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, यह, वह, तब, तो, और, अब आदि के लोप होने पर वाक्य में अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे जब जाना ही है जाओ, यहाँ पर वाक्य होना था जब जाना ही है तब जाओ, पर यहाँ पर तब का लोप हो गया, तो इसलिए तब के लोप होने पर यहाँ पर क्या हुआ, अल्पविराम का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है, बस, वस्तुतः, अच्छा, वास्तव में आदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में इनके पश्चात अल्पविराम का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, अगर इनसे कोई वाक्य आरंभ होता है इस प्रकार के शब्दों से, तो उनके पश्चात क्या होता है, विराम चिन्ह, अल्पविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन, संवत के पूर्व अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम तारीख के साथ महीने का नाम रखते हैं, महीने का नाम लिखने के बाद, जैसे हमने यहाँ पर 2 अक्टूबर लिखा, तारीख के साथ हमने उसका माह भी लिख दिया, तथा सन और संवत वगैरह लिखते हैं, तो सन संवत से पूर्व क्या होता है, अल्पविराम का प्रयोग होता है। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर के बाद अल्पविराम का प्रयोग हुआ, क्योंकि उसके पश्चात क्या है, सन या संवत है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक भाव हो या प्रश्नात्मक भाव हो, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, पहला है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, ये सिंपल है, इसको आप एकदम समझ सकते हैं। दूसरा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अनिश्चय की स्थिति में किया जाता है। जैसे आप संभवतः दिल्ली के निवासी हैं। जब हम अनिश्चय प्रकट करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता, पक्का पता नहीं होता, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम एक तरीके से हम सामने वाले से प्रश्न करते हैं, परंतु प्रश्नवाचक वाक्य शब्दों का प्रयोग नहीं करते। क्या, कैसे, कहाँ, इस तरीके का हम प्रयोग नहीं करते, पर हमारा जो उद्देश्य होता है वो प्रश्न करना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। सी, व्यंग्य करने की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है न। तो इस तरीके से जब हम व्यंग्य करके किसी के ऊपर और पूछते हैं उससे, एक तरीके से ये हमारा उससे जवाब चाहना होता है कि हाँ या नहीं, तो इस तरीके के वाक्यों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है डी, जहाँ शुद्ध अशुद्ध का संदेह उत्पन्न हो तो उस पर या उसकी बगल में कोष्ठक लगाकर उसके अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी 11 वर्ष का समय मानी जाती है। यहाँ पर हमें डाउट है थोड़ा सा कि 11 वर्ष का समय ही मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग कोष्ठक लगाकर किया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। अब ऐसे वाक्य भी होते हैं कुछ जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, परंतु वो देखने से प्रश्नात्मक वाक्य लगते हैं। अप्रत्यक्ष कथन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। जिन वाक्य
तो यहाँ पर क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष कथन है। मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जिन वाक्यों में प्रश्न आज्ञा के रूप में हो उन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे मुंबई की राजधानी बताओ, जैसे आप क्लास में या आप जनरली भी पूछ सकते हैं। अगर हम ऐसे पूछते हैं कि मुंबई की राजधानी बताओ या वो चीज़ बताओ जहाँ पर हमारा आज्ञा दी गई हो सामने वाले से, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अब पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। देखते हैं कहाँ पर होता है। आश्चर्य, करुणा, घृणा, भय, विवाद, विस्मय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। किन अभिव्यक्तियों के लिए होता है, जैसे आश्चर्य हुआ, करुणा, घृणा, भय, विवाद, विस्मय आदि के। इसका प्रयोग देखते हैं। पहला है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ होता है। अरे वह अनुत्तीर्ण हो गया, यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है इसको, तो जो इस तरीके के शब्द हैं उनके साथ क्या किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे वाह तुम धन्य हो, तो वाह के पश्चात यहाँ पर क्या हुआ, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। बी है विनय, व्यंग्य, उपहास इत्यादि के व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। आप तो हरिश्चंद्र हैं, एक व्यंग्य है, तो यहाँ पर क्या हुआ, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। हे भगवान दया करो, यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, तो ये किसी का उपहास उड़ा रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या होगा, एक विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे चिन्ह और दोहरे चिन्ह। उद्धरण चिन्हों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। आइए देखते हैं किन किन स्थितियों में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ए है किसी लेख, कविता और पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने में इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा। किसी का कोई विशेष लेख है, कविता है या पुस्तक का नाम जब हम बीच में वाक्य के बीच में लेते हैं तो वहाँ पर उसको क्या करेंगे, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसको। नेक्स्ट है बी, जब किसी शब्द की विशिष्टता अथवा विलग्नता सूचित करनी होती है तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे खाना का अर्थ घर होता है। नेक्स्ट, उद्धरण के अंतर्गत कोई दूसरा उद्धरण होने पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर वर्मा ने कहा है, निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है। देखिए यहाँ पर ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर बड़ी मार्मिक है, वह तोड़ती पत्थर एक कविता का नाम आया यहाँ पर, तो वो हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिया और पूरा जो हमारा सेंटेंस था वो दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर था। अब नेक्स्ट है, जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सरदार पूर्ण सिंह का कथन है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। यहाँ पर ये दोहरा उद्धरण चिन्ह अंत में छूट गया है, इसको मानकर चलें। तो जब हम किसी दूसरे की कहे हुए कथन को लिखते हैं तो उसको क्या हम एज इट इज़, उसमें एज इट इज़ लिखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह या रेखिका। किसी विषय, विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं किन स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये है, जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना होता है तब उससे पहले रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिछले में भी हमने पढ़ा, जब किसी चिन्ह को हम जैसे का तैसा ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं तो वहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, निर्देशक चिन्ह का। जैसे तुलसी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। नेक्स्ट है, विवरण प्रस्तुत करने के पहले निर्देशिका, निर्देशक या रेखिका का प्रयोग किया जाता है। जैसे रचना के आधार पर सब तीन प्रकार के होते हैं।
रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यहाँ पर हम शब्दों के प्रकार को बता रहे हैं, उनका विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ इनसे? निर्देशक चिन्ह का। नेक्स्ट, जैसे, यथा और उदाहरण आदि शब्दों के बाद रेखिका का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर रेखिका का प्रयोग हो और फिर हम संस्कृति की सध्वनि फारसी में ह हो जाती है, और उसका उदाहरण है जैसे के बाद फिर यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, असुर का क्या हुआ? अहुर। डी, वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए रेखिका का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, आज ऐसा लग रहा है मैं घर पहुंच गया हूं। तो यहाँ पर टूटे हुए विचारों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग हुआ? रेखिका का। नेक्स्ट है, किसी कविता या अन्य रचना के अंत में रचनाकार का नाम देने से पूर्व रेखिका का प्रयोग होता है। जो भी कोई कविता है, कहानी है, यानी कोई भी रचना है, तो रचनाकार का नाम से पूर्व किस चिन्ह का प्रयोग होता है? रेखिका या निर्देशक चिन्ह का। उदाहरण देखते हैं, शायद समझ नहीं पाओ तुम, मैं कितना मजबूर हूँ, मन है पास तुम्हारे लेकिन रहता इतनी दूर हूँ। ओंकार नाथ शर्मा। यहाँ पर निर्देशिका का चिन्ह का प्रयोग होना था हूँ के पश्चात, तो यहाँ पर नहीं हो पाया, वो शायद टाइपोग्राफिकल एरर है, यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट है, संवादों को लिखने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, सुरेश क्या तुम स्कूल आओगे? रमेश हाँ। तो ये जनरली नाटक या एकांकी में होता है, जहाँ पर जो कैरेक्टर होते हैं या उनके संवादों को लिखने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है इसमें। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग देखते हैं। सामान्यतः विवरण चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है, विशेष रूप से जब किसी विवरण को प्रारंभ करना होता है अथवा किसी कथन को विस्तार देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है। तो यहाँ पर क्या हुआ? विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ। किसी वस्तु का सविस्तार वर्णन करने में विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। दूसरा उदाहरण है गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी आदि। नेक्स्ट है अपूर्ण विराम चिन्ह। अपूर्ण विराम चिन्ह विसर्ग की तरह दो बिंदुओं के रूप में होता है। पूर्ण विराम चिन्ह कैसा होता है? जैसे हमारा हिंदी का विसर्ग होता है, इसलिए कभी कभी विसर्ग का भ्रम होता है, फलतः इसका प्रयोग कम होता है। अपूर्ण विराम का स्वतंत्र प्रयोग किसी शीर्षक को उसी के आगे स्पष्ट करने में होता है। जैसे कामायनी एक अध्ययन, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अगर कोई शीर्षक है हमारा किसी नाटक, कहानी, निबंध या कविता का और हम स्पष्ट करना चाहते हैं उसके बारे में, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है? अपूर्ण विराम चिन्ह का। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग देखते हैं कहाँ पर होता है। दो विलोम शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कहाँ पर? विलोम शब्दों के बीच, जैसे रात दिन, यश अपयश, आना जाना। द्वंद्व समास के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य। नेक्स्ट है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे घर घर, रात रात, दूर दूर। समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में भी। और कहाँ पर होता है देखते हैं, दो प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक के योग के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रथम एवं द्वितीय जो प्रेरणार्थक होते हैं उनके बीच में भी, प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं उनके बीच में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। जैसे करना करवाना, जीतना जितवाना, पीना पिलवाना, खाना खिलवाना, इन सब के बीच में क्या हुआ? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है कोष्ठक। छोटा, मझला, बड़ा कोष्ठक आप जानते ही हैं। देखते हैं इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। जब किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं किंतु उस अंश को मूल वाक्य से अलग ही रखना चाहते हैं तो कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, जनरली आपने देखा होगा इतिहास की पुस्तकों में कि जब हम किसी चीज़ का वर्णन कर रहे होते हैं और बीच में हमें उसका समय दर्शाना होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम? छोटे कोष्ठक के बीच में उस सन को दर्शा देते हैं कि सन 1914 से 1919 तक क्या चला? प्रथम विश्व युद्ध। तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, उन दिनों मैं सेठ जयदयाल हाई स्कूल
अब इंटर कॉलेज में हिंदी अध्यापक था। तो क्योंकि वो अब इंटर कॉलेज है, इस चीज़ को हम वाक्य में नहीं रखना चाहते थे, तो इसको हमने क्या किया, कोष्ठक में रख के दर्शा दिया। बी, नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। नाटक या एकांकी में भी कोष्ठक का प्रयोग होता है, जैसे राजा का प्रवेश। सी, किसी वर्ग के उपवर्गों को लिखते समय वर्णों या संख्याओं को कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे जब हम ऑप्शंस लिखते हैं, कोई क्वेश्चन है हमारा, उसके नीचे ऑप्शंस लिखते हैं, तो वो भी हम छोटे ब्रैकेट में रखते हैं, क ख 1 2 या 1 2 ABC जो भी आप रखते हैं। जैसे हमने अपने क्वेश्चंस में ABCD लिखी हुई है, तो वो सभी क्या है, छोटे ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। और प्रायः बड़े और मझोले कोष्ठकों का प्रयोग गणित के कोष्ठक वाले सवालों को हल करने के लिए किया जाता है। गणित में आपने सभी कोष्ठकों का प्रयोग किया ही होगा, तो वहाँ पर तो इनका भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह कैसा होता है। ये जीरो से, या अभी हम इसको पॉइंट से भी दर्शाने लगे। संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी नाम या शब्द के संक्षिप्त रूप के साथ किया जाता है। किसी भी नाम को हम छोटे रूप में करते हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा संघ, ऐसे लिख देते हैं हम। उत्तर प्रदेश को भी के बाद हम पॉइंट या जीरो लगा के उसको उत्तर प्रदेश, उसका संक्षिप्तीकरण कर देते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए डा के बाद हमने बिंदु लगाया, प्रोफेसर या प्रोप्राइटर के लिए प्रोप के, पंडित के लिए प के, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए MA, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए PhD आदि। शून्य अधिक स्थान घेरता है तो इसके स्थान पर बिंदु का प्रयोग भी किया जाता है। वैसे लाघव चिन्ह वास्तव में ये शून्य होता है, पर अधिक स्थान घेरने की वजह से हम इसका बिंदु या पॉइंट का भी प्रयोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है लोप सूचक चिन्ह। लोप मतलब किसी चीज़ की कमी होना, तो उसको कौन कौन से होते हैं। लोप सूचक चिन्ह में हम किसी भी चिन्ह को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमें बार बार उसकी आवृत्ति वहाँ पर देनी पड़ती है। जैसे देख सकते हैं पॉइंट पॉइंट भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, स्टार स्टार भी हो सकता है, और क्रॉस का साइन भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं जब किसी अवतरण का पूरा उद्धरण न देकर कुछ अंश छोड़ दिया जाता है, तब लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जनरली खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स में इसका हम प्रयोग करते हैं। सच सरासर सच, आज देश का हर नेता डैश 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 है। जैसे आप कह सकते हैं ईमानदार है, चोर है, भ्रष्टाचारी है, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, वहाँ पर उस शब्द का, नेता की जो कैरेक्टर है, जो विशेषता है, उसका लोप हो गया। नेताओं की वजह खालिस्तान, या इसको यहाँ पर क्रॉस के निशान से दिखाया गया है, लोप सूचक लोप हुआ है। से देश का हर नागरिक त्रस्त है, मेरा यदि वश होता तो मैं इन सबको, यहाँ पर लाइन से भी इसको किया गया है। नेक्स्ट है त्रुटि चिन्ह। अक्षर, पद, पदांश या वाक्य के छूट जाने पर छूटे अंश को उस वाक्य के ऊपर लिखने हेतु वाक्य के अंश के नीचे त्रुटि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, राम से बाजार जाएगा, तो वहाँ पर हमारा स्कूल जो है वो छूट गया, तो वहाँ पर हम त्रुटि चिन्ह का प्रयोग कर उसको, स्कूल को उसके ऊपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तुल्यता सूचक या समानता सूचक चिन्ह। ये आपने पढ़ा ही होगा, बराबर का चिन्ह, जहाँ इसका भी प्रयोग हम मैथ्स में ज़्यादा करते हैं, हिंदी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे संयुक्त वर्ण में का प्लस शा इक्वल्स टू अक्षर, या संधि विच्छेद वगैरह में, उन जगहों पर हमारा यहाँ पर तुल्यता सूचक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तारक या पाद चिन्ह। तारक या पाद चिन्ह का प्रयोग अगर हमारे किसी डेफिनेशन या हमारे चैप्टर के बीच में कोई स्पेशल वर्ड आता है, तो उसको समझाने के लिए हम नीचे उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टार के द्वारा कि इस वर्ड का जो मतलब है वो ये होता है। किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए या नोट करने के लिए जो होता है, वहाँ पर स्टार का प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।